हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर पर। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग पहले एक बार बता दीजिए कि क्या आप सभी को हमारी जो वॉइस है क्लियर आ रही है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है। विपिन वर्मा, आकृति, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। काजल, इशिता, सरिता, मिश्रा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप सबकी ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और मैं आप सभी के लिए डेली बेसिस पर ये क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। जीके जीएस की जो ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप सभी को मिस नहीं करना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम से पहुँच जाया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान से देखिए। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क जो है स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं दोस्तों, बीएसएनएल या आपका एप्पल या नोकिया या गूगल। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। बीएसएनएल, एप्पल, नोकिया, गूगल। तो दोस्तों, हाल ही में जो नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क जो है स्थापित किया गया, उसमें नोकिया वालों का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर नोकिया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ पर जितने भी लोग क्रिकेट देखते होंगे तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने। तो दोस्तों, ये रिकॉर्ड है आपके भारतीय खिलाड़ी, ओपनर भारतीय टीम के शिखर धवन। जी हाँ, शिखर धवन, ये लगातार 2 मैचों में इन्होंने शतक जड़ा आईपीएल में। पहला शतक इन्होंने चेन्नई के खिलाफ मारा। ठीक है, चेन्नई के खिलाफ इन्होंने पहला शतक मारा और दूसरा शतक चेन्नई के कप्तान आप सभी लोग जानते होंगे, एमएस धोनी है। ठीक है, एमएस धोनी। और यहां पर इन्होंने जो दूसरा शतक मारा, लगातार मारा, पहला चेन्नई के खिलाफ, दूसरा इन्होंने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। तो ये आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्होंने 2 शतक लगातार मारे आईपीएल में, शिखर धवन ने। और मैं अभी आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, इनके भी नाम एक रिकॉर्ड है, विराट कोहली। ठीक है, इन्होंने जो है अभी तक आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक मारने का रिकॉर्ड दर्ज किया है एक सीजन में। इन्होंने 4 शतक मारे हैं, जो कि अभी तक इनका ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है। और यहां पर एक चीज और आप लोग देख सकते हैं, रोहित शर्मा के नाम जो है अंतरराष्ट्रीय में एक रिकॉर्ड है। इन्होंने 264 रन वनडे की एक पारियों में बनाए हैं, जो कि अभी तक इस रिकॉर्ड की भी बराबरी कोई नहीं कर पाया है। तोड़ने की तो बात ही अलग है। तो यहां पर आप सभी को ये सब चीजें ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जी हां दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यहां पर आपके ऑप्शंस है अशोक चंद्र सिंह, राम गोपाल शर्मा, गोविंद राजुल चिंतला या आपका वरुण कुमार बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर गोविंद राजुल चिंतला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें हाल ही में नाबार्ड के लिए नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला आप लोग टिक कर लीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए काफी सारे लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया है और जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सुमन कुमारी, ठीक है, प्रिया रॉय, वंदना, रोशनी, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर सही बताया है।
अंशिका यादव, आप सभी का बहुत ही राइट आंसर यहाँ पर आया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आप सभी लोग। छापते हुए चलिए, हर एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भी आपको पता चले कि यह आंसर सही है, ये आपको सही लग रहा है, तुरंत उसे छाप दीजिए, उसे बिल्कुल भी चूकिए मत। आपका 54 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि खेलों को दर्जा, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य खेलों को उद्योग के, ठीक है, उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिजोरम आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके हैं, पीएम सम्मान योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम रोजगार योजना और पीएम स्वर्णिम योजना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम मोदी ने जो है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है पीएम स्वनिधि योजना, इसकी शुरुआत की है। इससे होता क्या है दोस्तों, जो छोटे जो दुकानदार होते हैं उन्हें आसानी से कम ब्याज पे अधिक मूल्य, मतलब अधिक रुपए मिल जाते हैं, जिससे वे लोग अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उन्हें कम ब्याज पर अधिक पैसे मिल जाते हैं। ये शुरुआत मोदी जी ने की है किस योजना के तहत? पीएम स्वनिधि योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग किस राज्य में है? तो यह सुरंग दोस्तों आपका यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है हिमाचल प्रदेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए काफी सारे लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। और एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश में ये जो सुरंग है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस सुरंग को हम लोग जानते हैं रोहतांग सुरंग के नाम से, ठीक है। एक नाम इसका और है रोहतांग सुरंग, तो इस नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग आपका हिमाचल प्रदेश में है, जिसे हम लोग रोहतांग सुरंग के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर, जी हां, चंद्रमा पर जो है पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके सामने आ चुका है और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये कारनामा करने वाले हैं 2026 में। जी हाँ, 2026 यहाँ पर आप लोग टिक कर लीजिए। ये जो है उसकी पूरी व्यवस्था है, 2026 तक वो फाइनली इसको कर देगा। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है 2026 के अंत तक जो है चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, रागिनी सिंह, ठीक है, खुशी गुप्ता, श्वेता यादव, काफी सारे लोगों के कमेंट्स यहाँ पर आए हैं। आलोक, चलिए आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी लोग बातें कम करिए, क्योंकि फोकस करिए, आपके एग्जाम जो है काफ़ी करीब आ गए हैं, तो बातें करना बंद करिए। बहुत आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बात मत करिए ज़्यादा, फोकस करिए अपने पढ़ाई पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम को बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा या बिहार। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा।
तो हाल ही में ऐसा कौन से राज्य की सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा की है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि मेजर ध्यानचंद, जिन्हें भारत का जो है हॉकी के जादूगर के भी नाम से संबोधित किया जाता है, जिन्होंने जो है अंग्रेजों को मतलब एकदम परेशान करके रख दिया था। उनको यहाँ तक नहीं मतलब अंग्रेज लोग जो है उनसे एकदम परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनका खेल इतना तगड़ा था, मतलब इतना बेहतरीन खेलते थे हॉकी कि उन्हें गिराने की काफ़ी कोशिशें की गई थी, लेकिन वो ऐसे महान खिलाड़ी बने कि जिन्हें आज हम लोग मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है। कर्नाटक में, झारखंड में, या आपका राजस्थान में, या आपका गुजरात में? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान या गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लिथियम, पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, वो भारत का ऐसा राज्य है जिसे हम लोग एक बिजनेस के रूप में देखते ही हैं उस राज्य को। वहां पर आपको ज्यादातर लोग बिजनेसमैन ही मिलेंगे। आप लोग उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे, वहां की एक भाषा बहुत ही प्रसिद्ध है, एक वर्ड आप लोग जानते होंगे, केमचो। तो आप लोग जान जाइए क्या है, एक हिंट आपको दे दिया मैंने। कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, क्या केमचो इन तीनों राज्यों में बोला जाता है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए सभी लोग जान चुके हैं, और लगभग सभी के कमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, कंचन कुमारी, रागनी यादव, काफ़ी सारे लोगों ने, समिता देवी, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर ऑप्शंस बिल्कुल राइट हैं। आप लोग बात मत करिए ज़्यादा। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोगों ने गुजरात बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग पहले सबसे तो गुजरात को टिक कर लीजिए। ये योजना जो है, ये लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की योजना गुजरात की है, और इसकी लागत कितनी आने वाली है वो है दोस्तों 1000 करोड़ रुपया। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो इनकी योजना है इतने में फाइनल हुई है, 1000 करोड़ रुपया। भारत के किस राज्य में? भारत के गुजरात राज्य में भारत की पहली रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपए की है। जी हाँ, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक जो है संचालित किया? यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन हो सकता है आप सबको ना दिखे, यहाँ पर पाकिस्तान दिया गया है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये चीन है, ये भारत है, ये आपका जापान है। तो बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, काफी सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं और बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों ने चीन बताया है। चीन ने पहली बार जो है कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। तो यहाँ पर चीन आप सभी लोग जो है बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डेयर टू डू, जी हाँ दोस्तों, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन पुस्तक के लेखक या लेखिका, मतलब लेखक भी हो सकते हैं या आपकी लेखिका भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो कौन है? डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो दोस्तों मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा, आप सभी लोग उम्मीद करता हूं वो हिंट के थ्रू बता सकते हैं। इसके लेखक जो हैं वो एक राजनेता भी रह चुके हैं, कुछ भी मान लीजिए, और इन्होंने अपना योगदान जो है पुलिस क्षेत्र में भी दिया है। ठीक है, पुलिस विभाग में भी इनका योगदान रहा है, और ये एक राजनेता भी रह चुकी हैं।
अब आप लोग समझ गए होंगे और ये एक समाजकर्ता भी हैं, आप सभी को पता हो चल चुका होगा यहाँ पर ऑप्शन क्या सही है। जी हाँ, जितने भी लोगों ने किरण बेदी बताया है ये वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन पुस्तक के लेखक या लेखिका में आप लेखक को काट दीजिए क्योंकि इसके लेखक नहीं है, इसके लेखिका है। वो लेखिका कौन है? किरण बेदी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? जी हाँ, देखिए अर्जुन पुरस्कार जो होता है दोस्तों किसको मिलता है? यदि कोई खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को 4 सालों तक बहुत अच्छे से जारी रखता है, मतलब बेस्ट करता है, जैसे क्रिकेट में ही ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, अगर कोई खिलाड़ी 4 सालों तक टॉप पे रहे या टॉप 3 में रहे, अच्छे प्रदर्शन पे रहे, मतलब उसका जो खेल का प्रदर्शन हो बहुत बेहतरीन हो 4 सालों तक, तो उसे जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2020 में अर्जुन पुरस्कार 2 लोगों को मिला, जिसमें से एक नाम यहाँ पर दिया गया है, वो नाम है आपका यहाँ पे जितने भी लोगों ने बताया है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। जी हाँ, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और इनके अलावा भी 2020 में एक लोगों को और पुरस्कार मिला है, लेकिन वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आप सभी लोग उससे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को जो है बैडमिंटन खिलाड़ी जो कि थे 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए। चलिए, अर्जुन पुरस्कार महाभारत से भी रिलेट करता है क्योंकि महाभारत में अर्जुन की भूमिका तो आप सभी लोग जानते हैं, वो एक वीर पुरुष के रूप में उनके बारे में दर्शाया गया है महाभारत में, तो उसी के थ्रू जो है उस पुरस्कार का नाम अर्जुन पुरस्कार रखा गया। उनके बारे में आप लोगों ने एक कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा महाभारत में कि उन्होंने जो है पानी में देखकर मछली की आंखों में मारा था धनुष बाण से, तो ऐसा दर्शाता है कि ये पुरस्कार जो है उनसे क्यों रिलेट करता है, क्योंकि वो इस क्षेत्र से रिलेट करते हैं। अगला प्रश्न है भारत की, तो अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है? भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक साझा करती है? तो यहां पर दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे अधिक साझा करती है आपकी बांग्लादेश के साथ। जी हां, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर ये आपकी साझा करती है, जो कि पहले स्थान पर आती है। 7 पड़ोसी देशों में पहले स्थान पर बांग्लादेश है, जो कि इंडिया के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करती है। दूसरे स्थान पर आपकी चीन आती है और तीसरे स्थान पर आपका पाकिस्तान आता है। चौथे स्थान पर आपका नेपाल आता है दोस्तों, नेपाल जो है चौथे स्थान पर आता है। और 5वें स्थान पर दोस्तों आपका क्या आता है? म्यांमार आता है। 6ठे स्थान पर आपका आता है दोस्तों भूटान, ठीक है। और 7वें स्थान पर आपका आता है अफगानिस्तान। तो ये आप सभी लोगों को ये चीज याद होना चाहिए, जो कि सबसे अफगानिस्तान। चलिए और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो चीन है ये 3448 किलोमीटर सीमा साझा करती है। और पाकिस्तान की बात करें तो ये 3323 किलोमीटर सीमा साझा करती है भारत देश के साथ। और बात करें दोस्तों जो चौथे स्थान पर आता है आपका नेपाल, ये 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है भारत देश के साथ। पहले स्थान पर 4096 किलोमीटर बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर 3448 किलोमीटर चीन, तीसरे स्थान पर 3323 किलोमीटर आपका पाकिस्तान, चौथे स्थान पर आपका नेपाल आता है जो कि 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है भारत के साथ। 5वें स्थान पर आपका म्यांमार आता है ठीक है। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर सीमा जो है साझा करती है भारत देश के साथ, 1643 किलोमीटर। और बात करें भूटान की तो ये आपकी साझा करती है 699 किलोमीटर सीमा भारत देश के साथ साझा करती है। और दोस्तों आपका 7वें स्थान पर जो आपका अफगानिस्तान आता है ये साझा करती है 106 किलोमीटर, सबसे कम जो है साझा करती है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। और सबसे अधिक 4096 किलोमीटर साझा करती है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश। जी हाँ, यहां पर आप लोग चाहिए तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसी के साथ
हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखिए और फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन देश ओशियानिया देश नहीं है। बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से देखिए, किरीवाती, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान। तो यहां पर फिजी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इतने जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काफी सारे लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है। शिखा तिवारी, खुशी गुप्ता, अनुराग यादव, श्रेया कुमारी, काफी सारे लोगों के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पल्लवी पाटवा, आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि असम राज्य की राजधानी क्या है। तो असम राज्य आप सभी लोग जानते हैं, ये राज्य जो है पहाड़ों से काफी ज्यादा घिरा हुआ है और इसकी राजधानी क्या है। तो दिसपुर या आपका गुवाहाटी या आपका इंफॉल या आपका शिलोंग। तो इंफॉल जितने भी लोगों के ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए फटाफट हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी। राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्यसभा की जो प्रथम महिला सचिव थी वो आपकी थी वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए काफी सारे लोगों ने यहां पर सही बताया है। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 4 फरवरी, 27 फरवरी, 4 मार्च या 8 मार्च। तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है। तो 27 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है रविदास जयंती। क्या मनाया जाता है, रविदास जयंती। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 4 मार्च को क्या मनाया जाता है, बात यह है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। ये चीज तो आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। और 4 मार्च को दोस्तों राष्ट्र की सुरक्षा मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च का मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जितने भी लोगों ने ए वाला बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि WHO का मुख्यालय कहां पर है। तो WHO जिसे हम लोग कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। तो यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिनेवा, ये आपका यहां पर बिल्कुल रिलेट करेगा। WHO का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही फेमस शहर है जिनेवा, यहां पर आपका मुख्यालय मिलेगा WHO का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आनंद भवन संग्रहालय कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि प्रयागराज, नई दिल्ली, सूरत या चंडीगढ़। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आनंद भवन है ये जो नेहरू जी थे, पंडित नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मोतीलाल नेहरू जी थे, जो उनका पुराना घर था, जब उन्होंने उसे छोड़ा और एक नया घर बनवाया तो उस नए घर का नाम उन्होंने क्या दिया, आनंद भवन दिया, और पुराने घर को जो है अपने कार्य में संलग्न कर दिया। तो मोतीलाल नेहरू जी तो थे, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जिन्होंने आनंद भवन संग्रहालय जो है स्थापित किया वो भी प्रयागराज में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पुराने घर का क्या नाम रह गया, जो इनका पुराना घर था उसका नाम था स्वराज, ठीक है, स्वराज भवन। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि झंझारकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, मनेर में या आपका सासाराम में या आपका भागलपुर बिहार में या आपका सहरसा में। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए।
तो झारखंड मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, रागनी तिवारी, रवि कुमार, अनुज गुप्ता, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने देखिए ऑप्शन नंबर बी को बताया है सासाराम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। झंझारकुंड मेला जो है आयोजन आपका सासाराम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और जितने भी लोग यहाँ पर एंड तक जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डियर मैंग सर जो चैनल है इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने किसी अगले अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। बग हट गया, उसे हटा दो।